हेलो, वेलकम एंड नमस्कार सभी साथियों को। मित्रों, ये जो वीडियो है, आप सभी को पता है कि 10 जनवरी से आपके फॉर्म डलना स्टार्ट हो गए हैं थर्ड ग्रेड टीचर काउंसलिंग के लिए। तो देखिए, रीट एग्जाम 2021 जिसने दिया है और जो इसमें एलिजिबल है, तो उनको अब यहाँ पर फॉर्म डालना पड़ेगा। तो जो काउंसलिंग का फॉर्म आप भरोगे, उस काउंसलिंग के फॉर्म भरने से पहले आपको ये 10 मिनट का वीडियो एक बार जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या जानकारी सबमिट करनी है और कहाँ कहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान आपको रखना है। यदि क्या लगभग आप यूँ मान लीजिए आप खुद फॉर्म नहीं भरे, बल्कि जो भी आपके पास ई मित्र वगैरह की जो दुकान है वहाँ पर फॉर्म भरवाएं तो सबसे बेटर रहेगा साथियों। लेकिन वहाँ पर भी जो हम फॉर्म भरवाते हैं, तो ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम तो दे चुके हैं, काउंसलिंग के लिए है ये फॉर्म। तो इसमें कोई भी जो डिटेल है वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि विज्ञप्ति में साफ लिखा हुआ है कि इस फॉर्म में सुधार करने का कोई मौका आपको नहीं दिया जाएगा। तो फॉर्म भरते समय आपको ई मित्र पर भी, यदि आप फॉर्म भरवा रहे हो, तो कौन कौन सी बातों पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना वाला हूं। कहां कहां पर जो ई मित्र वाले हैं वो गलती कर देते हैं साथियों, ये सारी चीजें भी इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को फॉर्म भरने से पहले अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपके कोई प्रॉब्लम बाद में नहीं आए। क्योंकि सिलेक्शन भी हो जाता है, नंबर भी अच्छे आते हैं, लेकिन उसके बाद यदि फॉर्म भरने में ही कोई गलतियां कर रहे हैं तो फिर वो सहनीय नहीं होता है। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। वैसे तो फॉर्म भरोगे तो ये अलग फॉर्मेट आएगा। मैं डायरेक्टली नीचे बता रहा हूँ कि 5 चीजें आपको कंप्लीट करनी होगी। सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल कंप्लीट करनी होगी अपनी, उसके बाद में पर्सनल डिटेल कंप्लीट करनी होगी, क्वालिफिकेशन डिटेल आपकी जो है, एक्सपीरियंस डिटेल, और जो क्वालिफिकेशन डिटेल है, जो मतलब आपकी योग्यताएं हैं, जितनी आपने एजुकेशन कर रखी है, तो साथियों वो डिटेल फिल करनी होगी। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपके जो पहचान वगैरह है, इसकी डिटेल फिल करनी होगी। और प्रेफरेंस, लास्ट में ये डिटेल फिल करनी होगी आपको। तो सबसे पहले हम बेसिक डिटेल पे आते हैं। चाहे लेवल 1 से आप फॉर्म डाल रहे हो या लेवल 2 से फॉर्म डाल रहे हो, दोनों के लिए एक एक बात को समझना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जैसे मैं बताऊं, जब आप ई मित्र पर फॉर्म भरवाने जाओ, तो आप इस चीज को विशेष तौर पे ध्यान रखना कि मुझे कहां कहां सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, कहां कहां पर गलती होने की संभावना है, जहां गलती नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बेसिक डिटेल पे आते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बेसिक डिटेल में हम आ चुके हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है। आवेदक का नाम हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका नाम भर दिया। तो भैया नाम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो ई मित्र वाले हैं वो क्या गलती कर देते हैं कि भाई उनके अनुसार, जैसे मैंने अपना नाम कोई सा भी बताया, तो वो ए बीच में लगाना, ई की जगह आई लगा देते हैं, आई की जगह डबल ई लगा देते हैं, यू की जगह डबल ओ लगा देते हैं। तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं, तो इसमें आपको विशेष तौर पे याद रखना है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है परमानंद, तो मेरा नाम में स्पेलिंग इस प्रकार है, PARMANAND, इस प्रकार से मेरा नाम है। 10th की मार्कशीट में भी यही है। तो 10वीं की मार्कशीट में जो नाम है वही नाम लिखवाना है आपको, चाहे अन्य किसी भी जगह कोई भी नाम हो, लेकिन नाम यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है। अब ई मित्र वाले क्या करते हैं कि यहाँ पर PRMANAND इस प्रकार से डाल देते हैं, या एक जो कैपिटल है इसको छोड़ देते हैं। तो मतलब ये सारी चीजें हैं, इसको विशेष तौर पर आपको याद रखना है कि भाई जो बीच में ए आना चाहिए, ई आना चाहिए, आई आना चाहिए, डबल ओ की जगह यू कर देते हैं, डबल ई की जगह आई कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से चेक करके, बिल्कुल वहीं पर सारा दिमाग होना चाहिए फॉर्म भरवाते समय। आपने यहाँ पर अपना नाम भरवा दिया, जेंडर आपका यहाँ पर भरवाना है, यहाँ पर कि भाई पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, जो भी यहाँ पर चीजें हैं। फिर उसके बाद में आपके पिताजी का नाम यहाँ पर भरना है। और ये दोनों ही चीजें आपको 10th की मार्कशीट से ही भरनी है साथियों। 10वीं की जो आपकी मार्कशीट है उससे ही भरना है आपको, विशेष तौर पे याद रखना। माता का नाम भी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। आपकी जो जन्म तिथि है वो भी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। और यहाँ पर जो आपकी एज है, आज ऑन 1 जनवरी 2023, तो 1 जनवरी 2023 को आपकी एज की जितनी हो जाती है, उतनी ही एज आपको फॉर्म में डालनी है।
जैसे कि साथियों मेरी जन्म तिथि है 1996 की। अब 1996 की मेरी जन्म तिथि है तो 1996 4 साल तो वो, और 23 ईयर लगभग 2023 को मैं 27 ईयर में के आसपास रहूंगा, 26-27। तो यहाँ पर आप आसानी से डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ 26 डाल दिया, 27 डाल दी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो आपकी कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म डाल रहे हो, जैसे मेरी कैटेगरी है ओबीसी तो मैं ओबीसी से डालूंगा। आपकी कैटेगरी यदि जनरल से है तो जनरल से डालिए, ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस से डालिए, या फिर आप एससी से है, एसटी से है, या अन्य कोई वर्ग से है तो बिल्कुल वो कैटेगरी आपको चूज कर लेनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कैटेगरी चूज करते समय 10 बार देखना उसको कि जिस कैटेगरी से आप हो उसी कैटेगरी से फॉर्म डालना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप ओबीसी से हो और आपने फॉर्म डाल दिया एसटी से, बाई चांस गलती, आपने कोई गलती नहीं की, ई मित्र वाले ने एसटी पे क्लिक कर दिया गलती से, तो वहां पर आपका सिलेक्शन एसटी से हो जाता है, नंबर भी अच्छे खासे एसटी से आपका सिलेक्शन है, तो फिर वहां पर होगा क्या साथियों, नंबर तो ओबीसी के बराबर आ रहे थे लेकिन एसटी से आपका सिलेक्शन है तो फिर आपको बाहर किया जा सकता है बाद में। मतलब ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इसलिए विशेष तौर पे श्रेणी को तो विशेष तौर पे याद रखना, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये ना। जिस भी श्रेणी से आप हो उसी श्रेणी से फॉर्म डालना। क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर है, मतलब ईडब्ल्यूएस से यदि हैं आप तो बिल्कुल यहाँ से ईडब्ल्यूएस यस कर देना। इसके बाद में विशेष दिव्यांगजन श्रेणी, स्पेशली एबल्ड कैटेगरी, यदि आप में दिव्यांगजन का अपने प्रमाण पत्र बना रखा है तो यस कर देना वहां पर भी। उसके बाद में उप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी मेरे हिसाब से अगर इसकी योग्यता रखता है तो ही यस करना है, नहीं तो नो कर दो, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका प्रतिशत कितना है कि जो विशेष योग्यजन प्रतिशत है 40% से ज्यादा हो तो उसका फायदा मिलता है, तो वो प्रतिशत आपको यहाँ पर जितने प्रतिशत का प्रमाण पत्र बना हुआ है वो यहाँ पर डाल देना है। धर्म आपको डाल देना है। वैवाहिक स्थिति, देखो वैवाहिक स्थिति का ऐसा मैटर है, अगर आपका विवाह हो रहा है और आपने रीट के फॉर्म में अविवाहित डाला था कि भाई मेरा तो विवाह नहीं हुआ है, लेकिन अब विवाह हो रहा है, या फिर पहले भी हो रहा था लेकिन पहले नहीं डाला था और अब डालने की सोच रहे हो, तो अगर आप यस करते हो यहाँ पर तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना जरूरी है साथियों, उसके बाद में ही यस करना, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैंने भी यहाँ पर अविवाहित, लगभग यूं मान लीजिए अविवाहित ही लगभग नौकरी लगने के 3 साल तक अविवाहित दर्शा रखा था, और बाद में जबकि 2 साल पहले ही शादी हो गई थी, नौकरी लगने जब मैंने विवाहित करवाया उसके 2 साल पहले ही शादी हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने विवाहित नहीं करवाया था, तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर प्रमाण पत्र नहीं है तो अविवाहित कराएं, प्रमाण पत्र है तो ही विवाहित आपको यहाँ पर करवाना है। इसके बाद में यदि आप मैरिज में यस कर देते हो तो आपके जो जीवन साथी का नाम, पत्नी का नाम है वो फिल करना है। एक से अधिक जीवित पति पत्नी होना ही नहीं चाहिए। एक ऐसे भी व्यक्ति से शादी नहीं होना चाहिए जिसके एक से अधिक पति या एक से अधिक पत्नियां हो, ये भी बिल्कुल नहीं करना है, अगर है तो भी नहीं करना है आपको, ठीक है। क्या आपने शादी में दहेज स्वीकार किया? बिल्कुल भी नहीं, इसको हाँ मत कर देना गलती से भी। वह पंजीकरण नंबर यहाँ पर डालना है। जीवित बालक की संख्या यहाँ पर आपको डालना है जो 1/6/2002 से पहले व बाद में जो बच्चे हुए हैं उनकी डिटेल। इसके बाद में यहाँ पर क्या आप अन्य राज्य से विवाह पश्चात राजस्थान में प्रवासित होकर निवास कर रही है? अगर हाँ तो कर देना, नहीं तो नहीं। इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर चालू वाला जो आपका रेगुलर अच्छा जो नेटवर्क में रहता है वो वाला नंबर यहाँ डालना है। आपकी जीमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है। आपका आधार नंबर यहाँ पर कंपलसरी डलेगा साथियों, ठीक है। आधार नंबर यहाँ पर, आधार के सिर्फ नंबर डलेगा यहाँ पर। जन आधार यदि है तो उसका भी नंबर यहाँ पर आपका डल जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है? यदि अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है तो ही यहाँ पर आपको यहाँ से फिर फॉर्म डालना है, नहीं है तो ऊपर से फॉर्म डलेगा आपका। फिर इसके बाद में देखो यदि है तो ये सारी चीजें खुल जाएगी यहीं से, जो ऊपर हमने देखी है ना वो सारी चीजें फिर यहाँ से खुल जाएगी साथियों। इसके बाद में आपका जो पता है बिल्कुल एक ही पता आप डाले तो बहुत ही बेहतर रहेगा। सभी लाइनों में एक ही पता आपको डालना है, अलग अलग नहीं डालना है साथियों। आपका राज्य चुनना है, जैसे राजस्थान है, जिला जैसे मेरा झालावाड़ है, गांव जैसे जो भी शहर और गांव है उसका नाम आपको लिख देना है, पिन कोड लिख देना है, फोन नंबर जो ऊपर दिया था वही आपको दे देना है। जो ऊपर आपने पता लिखा था लगभग वही स्थायी पता आपको यहाँ पर डालना है, क्योंकि या फिर नहीं डाले तो सेम एज अबव यहाँ पर राइट का टिक लगा देना है, तो उसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पहले का पता है ऊपर जो डाला था मेरे हिसाब से वही डालो तो सबसे बेस्ट रहेगा। इसके बाद में वापिस आपको ये सारी चीजें फिल हो जाएगी ऑटोमेटिक यदि आप ऊपर यहाँ पर
टिक कर देते हो तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। इसके बाद में आपका अधिवास विवरण, नेशनैलिटी लगभग इंडियन है सभी की, गृह राज्य लगभग यहाँ राजस्थान, अदर जो स्टेट के हैं उनको अपना स्टेट डालना है, होम डिस्ट्रिक्ट अदर स्टेट के हो तो वो, नहीं तो आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ जो भी राजस्थान में है, आपका ब्लॉक आपको सेट करना है। ब्लॉक मतलब जैसे है एक जिला होता है उसमें लगभग 2 5 7 ब्लॉक तो होते हैं, बड़ा जिला होता है तो ज्यादा ब्लॉक होते हैं। जो आपकी तहसील है वो डालना है, विलेज डालना है। इसके बाद में सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, फ्रॉम विच कंट्री, किस देश से, क्या आप अदर दूसरे देश से भारत में आए हो तो लगभग नहीं कर देना है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल कैटेगरी, विशेष श्रेणी, अगर विशेष योग्यता रखते हो तो ही विशेष श्रेणी में आपको यहाँ पर डालना है साथियों। जैसे मान लीजिए आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो ही यस करें, नहीं तो नो कर दे, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, उत्कृष्ट खिलाड़ी की योग्यता रखते हो तो ही यस करें, नहीं तो बहुत सारी डिटेल पूछी जाएगी। क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक है, अगर है तो यस कर दे, नहीं तो नो कर दे। फिर इसके बाद में क्या आप भूतपूर्व कैदी है, मेरे हिसाब से नो कर देना है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, है ना। इफ यस ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रेसमेंट, मतलब यहाँ पर यूं है कि आपने कितने दिनों तक जो कैद मतलब अपना जीवन है वो कैद में बिताए, वो डेट यहाँ पर फ्रॉम डेट से डेट तक लिखना है, अगर आप भूतपूर्व कैदी में यस करते हो तो। उसके बाद में क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी है स्थायी तौर पे, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं कर देना है आपको। अगर है तो ही हाँ करना है, तो यस कर दिया तो डिपार्टमेंट का नाम लिखना पड़ेगा आपको, अपना पद का नाम लिखना पड़ेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखनी पड़ेगी। इसके बाद में क्या आप अपने विभाग से एनओसी लिए, एनओसी मतलब कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे विभाग में जा सकते हो। एनओसी ली है तो एनओसी नंबर लिखना पड़ेगा, डेट ऑफ एनओसी, एनओसी जिस तारीख को ली गई है वो डेट आपको लिखनी पड़ेगी। इसके बाद में क्या आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, अगर हाँ तो बिल्कुल उसको यस कर देना है साथियों। इसके बाद में अतिरिक्त श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर जो भी आपकी श्रेणी अगर अतिरिक्त है, इनमें से मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए कोई भी, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़े तो चरित्र सत्यापन आपको खुद ही करना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, अगर है तो फिर उसका विवरण आपको यहाँ पर भरना है साथियों। इसके बाद आगे बढ़े तो आपकी ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर भराई में आएगी। तो शैक्षणिक योग्यता में सबसे ऊपर 10वीं की जो जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने 10वीं की है वो यूनिवर्सिटी का नाम, 10वीं का रोल नंबर, परिणाम उत्तीर्ण होना चाहिए, उत्तीर्ण होने का वर्ष, महीने मतलब लगभग 12 महीने में उत्तीर्ण की है, कुल अंक टोटल भी जितने भी अंक आपके उसमें आए थे नहीं, टोटल प्राप्तांक की तो यहाँ पर बात की जाएगी। कुल अंक की भाई टोटल 600 अंक थे, इसमें से मेरे 400 आए तो 600 यहाँ, 400 यहाँ, प्रतिशत ऑटोमेटिक डल जाएगी। एडमिशन डेट 10वीं की एडमिशन डेट और पासिंग डेट की 10वीं आपने कब पास किए साथियों, तो ये 10वीं की मार्कशीट में मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको सीनियर सेकेंडरी में डालना है, सीनियर सेकेंडरी कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, रोल नंबर क्या है, सब्जेक्ट आपके क्या क्या, 10वीं में तो एक जैसे सब्जेक्ट होते हैं इसलिए इसमें नहीं डलेगा, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट भी डलेगा आपका। पासिंग परिणाम उत्तीर्ण होने का वर्ष डाल देना है, अवधि महीनों में डालनी है, कुल अंक डालना है, प्राप्तांक डालना है, प्रतिशत ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर यहाँ पर 12वीं की प्रवेश तिथि और 12वीं की पासिंग तिथि, ठीक है, ये भी आपको डालना है। इसके बाद में यदि आपने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो सारी चीजें आपको इस प्रकार फिल करनी है। और सबसे अंत में कि रीट का जो आप सर्टिफिकेट लगा रहे हो तो लगभग पिछले सर्टिफिकेट तो कैंसिल हो गए हैं, तो यहाँ पर रीट 2021 यहाँ पर आरबीएससी राजस्थान बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर मतलब जो अजमेर जो यूनिवर्सिटी है, अजमेर जो आरबीएससी है उसने रीट का ये आयोजन किया था तो वो डाल देना है। आपका रीट का रोल नंबर डाल देना है, परिणाम उत्तीर्ण डाल देना है, उत्तीर्ण 2021 में की है, महीना वहीना तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल अंक टोटल 150 में से जितना है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में आपके जो प्रतिशत है वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी। डेट ऑफ प्रवेश तिथि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पासिंग तिथि यहाँ पर आपको जो परिणाम जिस दिन आया था उस दिन का यहाँ पर आपको डेट डाल देना है। इसके बाद में बहिष्कृत करने का विवरण, देखो क्या किसी भी बोर्ड लोक सेवा आयोग ने अनुसूचित साधन आदि के इस्तेमाल के लिए आपको प्रतियोगी परीक्षा से बाहर किया है तो यहाँ पर आपको नो ही डालना है साथियों, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करें तो जो भी जिसने भी बाहर किया था उसकी डिटेल यहाँ पर होगी, आपको नो डाल देना है, तो इसमें कुछ भी नहीं डालेगा। आगे बात करें तो स्नातक में वैकल्पिक विषय, जैसे आप मान लीजिए कि भाई यूँ मान लीजिए बी आपने की है तो वैकल्पिक विषय आपने कौन कौन से चुने हैं, तो वैकल्पिक विषय फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों विषय आपको यहाँ पर भर देना है। सब्जेक्ट इन रीट में आपने कौन सा
सब्जेक्ट लिया है। जैसे लैंग्वेज फर्स्ट आपको चुननी है, लैंग्वेज सेकंड चुनना है, और यहाँ पर विशेषज्ञता विषय मतलब जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म डाल रहे हो, जिससे भी आपने रीट का फॉर्म डाला था, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चुन लेना है। एक से अधिक सब्जेक्ट से भी आप फॉर्म भर सकते हो यदि आप एबिलिटी रखते हो तो। माध्यम आप हिंदी का रहेगा आपका। आवेदक ने स्नातक की पढ़ाई किस माध्यम से की है? हिंदी से की है। आवेदक ने किस माध्यम से स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है? तो हिंदी से की है। आपको इंग्लिश से कर रखी है तो इंग्लिश। उसके बाद में परसेंटेज कैलकुलेशन, प्रतिशत गणना कि आर्ट एट रीट 90%, 90% ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड परसेंटेज मतलब 90% रीट का जुड़ेगा, 10% आपके ग्रेजुएशन का जुड़ेगा साथियों, और टोटल यहाँ पर इस प्रकार से ये प्रतिशत आपके आ जाएगा। इसके बाद में ये आपके यूं मान लीजिए सारी चीजें हो गई। इसके बाद में आपका फोटोग्राफ भी मिनिमम साइज 50 KB, मैक्सिमम साइज 100 KB, 50 से 100 KB का के बीच का फोटो वो तो ई मित्र वाले कर देंगे। इसके बाद में आपके सिग्नेचर भी 20 से 50 KB का होगा, तो ये आपके बिल्कुल वहां पर स्कैन करके हो जाएगा ये चीज। बॉडी मार्क यहाँ पर डालना है, जैसे बॉडी मार्क हेड वाला कोई सा भी डाल देना, कटवट का जो रहता है आपके। उसके बाद में इसको नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे साथियों, आगे ये पेज खुल जाएगा, और यहाँ पर ये नॉन टीएसपी का है कि आपको ये जिले यहाँ पर चूज करनी है। 30 जिले हैं आपके पास, तो 30 जिले नॉन टीएसपी वालों को सिलेक्ट करना है, जिन जिलों में नॉन टीएसपी का जो फॉर्म डाल सकते हो। कि भाई वरीयता के आधार पर देखना है, जैसे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, झालावाड़ है, तो मैं सबसे पहले फिर कौन सा डालूंगा साथियों? झालावाड़ डालूंगा। फिर सेकंड जैसे मेरे पास पड़ता है, जैसे 12 पड़ता है तो 12 डाल दूंगा। फिर उसके बाद में मेरे पड़ता है कोटा, तो कोटा डाल दूंगा। फिर पड़ता है बूंदी, तो बूंदी डाल दूंगा। मतलब वहां पर जहां मुझे सुविधा है, जहां मुझे स्कूल लेना है साथियों। इस प्रकार क्रम वाइज आपको 30 ही जिले यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो इस सारी चीजें करके फिर आपका चालान हो जाएगा। और चालान करने से पहले देखो, आपको एक एक चीज को वापस 2-2 बार देख लेना है। और खासतौर पे 10वीं की मार्कशीट में आपका जो नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपके माता का नाम, पिता का नाम, और किस कैटेगरी से आप फॉर्म डाल रहे हो, इन 3-4 चीजों का तो विशेष तौर पे ध्यान रखना है आपको, विशेष तौर पे, ताकि कोई गलती नहीं हो साथियों, क्योंकि गलती बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। अच्छी तरह से चेक करने के बाद में 2-2 बार चेक करना, एक एक शब्द को चेक करना, एक एक शब्द को चेक करना, उसके बाद ही सबमिट करना फॉर्म को, और बिल्कुल उसका चालान कटवा के और आप फॉर्म की प्रिंट निकलवा लेना। और जब भी कट ऑफ आएगी, अगर कट ऑफ में आपका नंबर आ जाता है, तो ये फॉर्म सबसे ऊपर लगेगा जो अभी आप भर रहे हो। इसलिए विशेष तौर पे इस फॉर्म को अच्छे तरीके से भरिएगा, ठीक है। ज्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हम इतने दिनों से भी फॉर्म भरते आए हैं, तो ये फॉर्म भी आसानी से हम भर सकते हैं साथियों। बाकी आप सभी विद्वान हो, बड़े बड़े विदुषियां हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और नीचे कमेंट में आपकी कोई समस्या हो तो उसको भी आप बता सकते हो साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आप सभी का पुनः इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।